गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th में फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गज़ल के 5वें पार्ट का अध्ययन करेंगे। पिछले पार्ट में आपने रुबाइयाँ और 5 गज़लों की व्याख्या का अध्ययन किया है। इस 5वें पार्ट में हम 6ठी गज़ल से उसके आगे की गज़लों की व्याख्या को पढ़ेंगे। लेकिन इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित सारे वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, आसानी से सुलभ हो जाएंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। हमें भी कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए देखते हैं इस 6ठी गज़ल की व्याख्या। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले हैं। देखिए, यहाँ कवि जो है वह प्रेम की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कह रहा है, तेरे गम का पासे अदब है। यानी कवि जो है अपनी प्रेमिका से कहता है कि मुझे तुम्हारे गम का अदब है, यानी सम्मान है। ठीक है, यानी कवि कहता है अपनी प्रेमिका से कि मुझे तुम्हारे प्रेम का या तुम्हारे गम का पास अदब है, तुम्हारे गम का पूरा पूरा ध्यान है, अर्थात मैं तुम्हारे गम का सम्मान करता हूँ। तेरे गम का पासे अदब है अर्थात मुझे तुम्हारे गम का पूरा ध्यान है, यानी मैं तुम्हारे गम का सम्मान करता हूँ। कुछ दुनिया का ख्याल भी है, लेकिन तुम्हारी पीड़ा का सम्मान करने के साथ साथ मुझे संसार का भी ध्यान रखना है। दुनिया का ख्याल भी अर्थात मुझे संसार के लोगों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे छिपा के दर्द के मारे, यानी तुम्हारे जो गम हैं, अगर मैं उनको सबसे बांटता रहूँगा, सबके सामने व्यक्त करता रहूँगा, तो लोगों के सामने या लोगों की नज़रों में मैं बदनाम हो जाऊँगा। इसीलिए कहता है कि सबसे छिपा के दर्द के मारे, इसीलिए मैं इस पीड़ा को अपने हृदय में छिपा लेता हूँ। चुप के रो ले हैं और धीरे से छुप करके जाके मैं चुपचाप अकेले में ही रो लेता हूँ। यानी कभी अपनी प्रेमिका से कहता है कि मुझे तुम्हारे गम का ध्यान है, मैं तुम्हारे गम का, तुम्हारी पीड़ा का, तुम्हारे दुख का सम्मान करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मुझे दुनिया का भी ध्यान रखना है, क्योंकि यदि मैं अपने इस पीड़ा को सबके सामने गाता फिरूँगा, बताता चलूँगा, तो लोगों की नज़रों में मैं गिर जाऊँगा, लोग मुझे बदनाम कर देंगे। ठीक है ना। अतः मैं इस पीड़ा को अपने हृदय में छिपा लेता हूँ और चुपचाप अकेले में ही रो लेता हूँ। अर्थात मुझे भी पीड़ा है, आपको अगर पीड़ा है तो मुझको भी पीड़ा है, लेकिन मैं इसे दुनिया के लोगों के सामने व्यक्त नहीं कर सकता, मैं चुपचाप जाके अकेले में रो लिया करता हूँ। ओके बच्चों, तो ये थी 6ठी गज़ल की व्याख्या। भाषा में प्रवाह है, उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। यहाँ कवि अपनी प्रेमिका की पीड़ा को व्यक्त कर रहा है। ये था इसका शिल्प सौंदर्य। आइए 7वीं गज़ल की व्याख्या देखते हैं। फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो ले हैं। देखिए, जिसमें कहा फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो ले हैं। यहाँ कवि जो है वह प्रेम की प्राप्ति किस प्रकार की जा सकती है, इसको बता रहा है कि हम प्रेम की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। देखिए, यहाँ कवि जो है वो कहता है कि फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, कि हुस्न और इश्क अर्थात प्रेम और सौंदर्य में भी आज संतुलन बना हुआ है। ठीक है। फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, कायम है माने मौजूद है, तवाजुन माने एक समानता या संतुलन या बराबरी। ठीक है ना। यानी कवि जो है वो कह रहा है कि प्रेम और सौंदर्य में संसार में संतुलन बना हुआ है। कैसे?
उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। क्योंकि यहाँ कवि कह रहा है कि हम किसी से उतना ही प्रेम पा सकते हैं जितना हम स्वयं को खोते हैं। ठीक है, यानी खोने का मतलब है कि किसी के प्रेम में हम अपने आप को जितना खो देते हैं उतना ही हम उसके प्रेम को प्राप्त करते हैं। यानी कवि के कहने का मतलब है कि प्रेम में पहले स्वयं को मिटाना पड़ता है। जो जितना अधिक समर्पण की भावना रखता है वह उतना ही अधिक प्रेम प्राप्त करता है। ओके, यानी प्रेम में कुछ केवल प्राप्त करने का नाम ही प्रेम नहीं है। कवि के कहने का तात्पर्य है समर्पण त्याग की भावना ही वास्तविक प्रेम है। इसीलिए कह रहा है कि जिसमें जितना अधिक समर्पण है वह उतना ही अधिक प्रेम प्राप्त करता है। इसका भी शिल्प सौंदर्य वही होगा। उर्दू भाषा का प्रयोग है, भाषा में प्रवाह है। ठीक ना, यहाँ प्रेम प्राप्ति का उपाय बताया गया है कि किस तरह से प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। आइए 8वीं गज़ल को देखते हैं। आबो ताब अस आर न पूछो तुम भी आँखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। देखिए यहाँ मोती रोले हैं, मोती मैंने मोती होता है जिससे मोती के दाने होते हैं। ठीक है ना। आबो ताब अस आर न पूछो तुम भी आँखें रखो। यहाँ कवि जो है वो अपने व्यथा को बता रहा है कि जैसे मान लीजिए मैं तुम्हारी पीड़ा को दूसरों के सामने अगर नहीं बता पा रहा हूँ, फिर भी मैं प्रसन्न हूँ या दुखी हूँ इस पीड़ा को देख करके, तुम्हारी पीड़ा का अनुभव करके इसको तुम देख सकती हो, महसूस कर सकती हो, अपनी प्रेमिका से कह रहा है। इसीलिए कह रहा है कि आँखें रखो हो, तुम भी आँखें खोल के रखो। ठीक है ना। और मोती रोले हैं, पिरोना, मोती पिरोना, यानी ये कह रहा है कि ये जो हमारी पीड़ा है, हमारे हृदय की जो पीड़ा है, उसी के कारण हम यह काव्य सृजन कर सके। अर्थात काव्य सृजन का आधार हमारी हृदय की पीड़ा ही है। इसीलिए देखिए कवि कह रहा है, कवि कहता है कि आबो ताब अस आर न पूछो तुम भी आँखें रखो हो। अर्थात तुम्हारी शायरी में, नहीं सॉरी, मेरी शायरी में आबो ताब असरार न पूछो। ठीक है। कभी कहता है कि मेरी शायरी में जो चमक दिखाई देती है, ठीक है, अस आर न पूछो, तुम उस पर मत परेशान हो, फिदा मत हो, क्योंकि तुम भी आंखें रखो, तुम्हें भी अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। वही जैसे मैंने कहा ना कि अगर मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें मैं प्रसन्न दिखाई दे रहा हूँ, तो तुमको ये महसूस करना चाहिए कि मेरे दुख का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन अगर मैं दुखी हूँ, प्रसन्न नहीं दिख रहा हूँ, तो तुम्हें यह महसूस करना चाहिए कि मैं भी तुम्हारी पीड़ा से पीड़ित हूँ, दुखी हूँ। इसीलिए कह रहा है कि मेरी शायरी में जो चमक दिखाई दे रही है, तुम उस पर मत फिदा होइए, क्योंकि तुम्हें स्वयं अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। अर्थात तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि, ठीक है ना, इस बात का कि मेरी शायरी में जो चमक है वो क्या है, मोती रोले हैं। ये जगमग बैतों की दमक, अर्थात जो हमारे शायरी की चमक दमक है वो क्या है, मोती रोले हैं। वह मेरे आंसुओं के ही कारण है। अर्थात वह मेरे काव्य में, मेरी शायरी में जो चमक है वह मेरे हृदय में स्थित पीड़ा के ही कारण है। अर्थात मैंने अपने इस काव्य में, कभी यही कहना चाहता है कि मैंने अपने इस काव्य में अपने हृदय की पीड़ा को ही व्यक्त किया है। ओके, इसका भी शिल्प सौंदर्य वही है, उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, भाषा में प्रवाह है, अनुप्रास अलंकार है। और गज़ल छंद का प्रयोग किया गया है। आइए अब इन छंदों पर आधारित, इन गज़लों पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। ये 5 प्रश्न हैं। देखिए इसमें पहला प्रश्न है, कवि किसके चमक की बात कर रहा है। अभी आपको बताया, कवि अपने शायरी की चमक की बात करता है, कवि अपनी शायरी के चमक की बात कर रहा है। ओके, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा, आंखें रखो हो का भाव स्पष्ट कीजिए। आंखें रखो हो अर्थात कवि यहाँ कहना चाहता है कि आपको भी विवेक से हर बात को, अपनी बुद्धि से या विवेक से हर बात को समझना चाहिए। कवि किस संतुलन की बात करता है, अभी मैंने बताया, प्रेम व सौंदर्य के लिए खोने व पाने, यानी समर्पण और प्राप्ति के संतुलन की बात कर रहा है।
कवि जो है वह प्रेम व सौंदर्य के लिए समर्पण और प्राप्ति में संतुलन की बात कर रहा है। चौथा है प्रिय को कैसे पाया जा सकता है। कवि कहता है कि प्रिय को प्राप्त करने के लिए खुद को प्रेमी के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। खुद को प्रेमी के प्रति समर्पित कर देना चाहिए, तभी हम अपने प्रिय को प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा, कवि को किसका ख्याल है और क्यों। कह रहा ना कि दुनिया का ख्याल है। कवि को सांसारिकता का ख्याल है। क्यों? क्योंकि वह सामाजिक प्राणी है और अपने प्रेम को बदनाम नहीं करना चाहता। ठीक है, बस बच्चों इस पार्ट में इतना ही। लेकिन यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।